नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। सबसे पहले बड़ी खबर इस समय मुंबई से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। उन्होंने लालबाग के राजा के दर्शन किए और फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। उसके बाद महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और ये जो बैठक है ये बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी के चुनावों की रणनीति को लेकर हुई है ये बैठक। और इस बैठक में अमित शाह ने 150 सीटों का लक्ष्य 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है बीजेपी के सामने। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी को धोखा देने का आरोप भी लगाया। 236 सीटें इलेक्टोरल वार्ड्स बीएमसी में है। फिलहाल 227 शिवसेना 97 पर है, भारतीय जनता पार्टी 83 पर है, कांग्रेस 29 पर है, एनसीपी 8, समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर है, एआईएमआईएम 2 सीटों पर है और एमएनएस 1 पर। पूर्व चुनाव की अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें, लेकिन क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हम आपको चलिए सबसे पहले वो सुनवाते हैं। सवाल मुंबई महानगर पालिका, तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका को जो उद्धव ठाकरे जी वाली सेना है उसने लूटने का काम किया है। उसको लूटने की काम करने वाली सेना को वहां से अब जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम मुंबई महानगर पालिका पे लहराएगा। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। विषय टारगेट का नहीं है, विषय मुंबई महानगर पालिका जीतने का है और वो हम भारतीय जनता पार्टी बड़ी सक्षमता के साथ, ऊर्जा के साथ हम जीत रहे हैं। आज आदरणीय अमित भाई शाह जी का सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पार्षदों को, विधायकों को एक उनकी ओर से एक जिसे हम कह सकते हैं कि काम करने का क्या तरीका होना चाहिए उस पर चर्चा हुई है। और हमारे नेता मुंबई में आते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो इसको किसी राजनीति के साथ आप कतई न जोड़ें। रहा सवाल मुंबई महानगर पालिका, तो मुंबई महानगर पालिका बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी जीतेगी मुंबई महानगर पालिका, यह राम कदम का दावा है। यह कहा कि जब अमित शाह आए तो रणनीति पर चर्चा हुई और यह आम बात है। पार्षदों से बात की, विधायकों से बात की और आरोप यह लगाया कि उद्धव सेना ने, मतलब जो शिवसेना का धड़ा उद्धव ठाकरे के साथ है, यह कहा कि उद्धव सेना ने मुंबई को लूटा, महानगर पालिका को लूटा और अब इसीलिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो सेना है, शिवसेना का जो धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है, उनकी क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा हुई। और महाराष्ट्र से रुख करते हैं गुजरात का, जहां विधानसभा चुनावों के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने एक रैली की। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट किए और गुजरात की जनता को 8 वचन दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे अगर कांग्रेस की सरकार गुजरात में आती है। यह भी कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, 10 लाख रुपए तक का इलाज अस्पताल में मुफ्त होगा, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अगर कांग्रेस पार्टी चुनकर आती है तो 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी सरकारी। कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों को 1 लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद किया जाएगा और युवाओं को 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह कहना है राहुल गांधी का, जो अब गुजरात में एक तरह से जो कांग्रेस की लड़ाई है उसको आगे लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज अहमदाबाद में एक रैली की और बीजेपी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर यह कहा
कि बीजेपी सरदार पटेल के मूल्यों की हत्या कर रही है। अगर वो होते तो किसानों के खिलाफ काला कानून नहीं आता, यह कहना है राहुल गांधी का। मुंद्रा पोर्ट से मिले ड्रग्स को लेकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। सुनिए। सरदार पटेल जी ने गुजरात के जो इंस्टीट्यूशंस थे, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, उनको खड़ा किया। सरदार पटेल जी के बिना अमूल पैदा नहीं हो सकता। तो बीजेपी एक तरफ सरदार पटेल जी की मूर्ति का इंतजार करती है, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी कर देती है, और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए सरदार पटेल जी जिए और मरे, 24 घंटा उन लोगों के खिलाफ काम करता है। जो सरकार गुजरात की जनता से कहती है कि आंदोलन करने से पहले तुम्हें परमिशन लेना होगा, उसको निकालो सरदार पटेल जी के। ये सच्चाई है। तो आप किसी एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे, आप उसी विचारधारा से लड़ रहे हो जिसके खिलाफ सरदार पटेल जी लड़े थे। और सरदार पटेल जी भी आपके जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे। और गुजरात से रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर एक स्टिंग अटैक किया, स्टिंग वार किया है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसमें दिखाई दे रहा है जो शख्स सनी मारवा के पिता हैं। सनी मारवा का नाम उस एफआईआर में है जिसे शराब घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किया है। यूं तो शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के आरोप काफी पुराने हैं, लेकिन अब आरोपों को साबित करने के लिए बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन भी जारी कर दिया। बीजेपी का दावा है कि खुफिया कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कुलविंदर मारवा है। बीजेपी के मुताबिक कुलविंदर मारवा महादेव लेकर के सनी मारवा के पिता हैं। सनी मारवा को सीबीआई ने एफआईआर में आरोपी बनाया है। सनी मारवा तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा। ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई, किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ 80% ਹੈਗੀ 80% 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक शख्स ये कहता दिखाई दे रहा है, हमने 253 करोड़ लेकर इजाजत दी कि जितनी मर्जी दुकानें खोलो। वीडियो में वो शख्स ये भी कहता है कि कई लोगों से 500 करोड़ भी लिए गए। साढ़े तो 253 करोड़ ले लिया, ठीक है, जाओ तो जितने मर्जी दुकाना खोलो, जो मर्जी करो, 20 रुपए का माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब माफिया से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सीधा कमीशन कमाया। भाई एक कंपनी ने 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई? ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੈ ਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਠੇਕੇ ਲੈ ਉਹ ਪਿੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का बिना कैबिनेट के अप्रूवल का इन्होंने क्यों माफ किया? ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला कर रही है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा मन ये भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जुबान बंद है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है कि जिसकी गूंज आज पूरे देश में है। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में इतना अरविंद केजरीवाल डूब चुके हैं कि आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहले सत्येंद्र जैन जेल में, अब कई औरों की तैयारी जेल जाने की। बीजेपी के जारी वीडियो से ये साफ है कि दिल्ली की सियासी लड़ाई जल्दी थमने वाली नहीं है। बीजेपी ने दावा किया है कि कई और वीडियो सामने आएंगे। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी के स्टिंग वॉर पर पलटवार किया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई के अफसरों पर उनके खिलाफ सबूत लाने का जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने यह कहा कि सरकार को कुचलने के लिए कुर्बानी मांगी जा रही है। दबाव में अधिकारी ने आत्महत्या कर दी, अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने यह कहा बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर, यह स्टिंग नहीं, यह मजाक है। मनीष सिसोदिया का यह कहना है, सुनिए। किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइजर। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता यह चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे। दूसरा सवाल है मेरा कि क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? जिस तरह से राज्यपालों से, उपराज्यपालों से दबाव डाल के उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई पे दबाव डाल के, ईडी पे दबाव डाल के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, तो क्या अब केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? ये मेरा दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। और तीसरा सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकारों को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां आप लेंगे, ये बताएं। और रुख करते हैं बिहार का, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मिशन 2024 पर है। नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर में राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और यहां वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मिलेंगे, विपक्ष के कुछ और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव की विपक्ष की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की। यहां आने के बाद वो शरद
पवार से भी मिलेंगे, कुछ और विपक्ष के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है और 2-3 दिनों तक जो है दिल्ली में कई जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। और आप लोग जान ही रहे हैं जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट के तीनों दल हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या सीपीआईएमएल हो, इन सभी के नेताओं से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुलाकात करेंगे। और जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने जो लिया देश हित में, बिहार के हित में, तो कई नेता जो हैं उनको बधाई जो है देने का काम किए हैं, तो वो तो मिलेंगे ही, सभी लोगों से मिलेंगे। साथ में जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो नए बने हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो भारी सफलता मिलेगी। अब प्रश्न यही है, क्या सारा विपक्ष एकजुट है? हम आपको दिखाते हैं कि 2024 के लिए आखिर नीतीश कुमार की रणनीति है क्या। उन्होंने दिल्ली आने से पहले पटना में ऐसा क्या बयान दिया जिसके खिलाफ बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है, सुनिए। कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। 2024 अभी दूर है, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। इसी प्लान का हिस्सा आज से 3 दिन का दौरा। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश अपने पुराने साथी पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मिले। मिलकर निकले तो दिल्ली दौरे पर मीडिया से बात की। उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते हैं। मिशन 2024 के लिए नीतीश दिल्ली आ रहे हैं। उनके मन में मिशन 2024 का पूरा ब्लूप्रिंट है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने ब्लूप्रिंट पेश किया। विपक्ष एकजुट होगा तो इनको हराया जा सकता। अगर सब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो ये नहीं होगा। ये बात हुई, अभी हम तो जाने वाले हैं कुछ दिन में दिल्ली भी, या सब लोगों से बात करने वाले हैं जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं, उनसे तो मिलेंगे ही, लेकिन अन्य कई लोगों से बात हुई है, विभिन्न पार्टी के लोगों से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और सबको हम सुझाव देंगे। अगर ये बात अगर मान लेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विरोधी पार्टियां हो, सब मिल करके इस पर अगर गौर करें और मिल करके अगर एकजुट होंगे तो इनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एकजुट अगर नहीं होंगे तो इसको खूब लाभ होगा। कुछ इधर से उधर तो कर रहा है आजकल। नीतीश के तेवर से उनकी रणनीति साफ नजर आ रही है। खबर है कि दिल्ली दौरे में नीतीश कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलेंगे और मिशन 2024 की रणनीति को ठोस आकार देने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी को नीतीश की चुनौती में कोई दम नजर नहीं आता। जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़कर के सत्ता में नहीं आए। औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी। बेशक नीतीश के पास अपना बहुत बड़ा जनाधार नहीं, लेकिन उन्हें ये पता है कि मोदी के मुकाबले विपक्ष का स्पेस अभी खाली है और वो ये जगह भर सकते हैं। अगर विपक्ष की तरफ देखें तो पीएम दावेदार के रूप में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नाम हैं, लेकिन नीतीश भी इस रेस में पीछे नहीं। पटना से रोहित सिंह के साथ
आज तक ब्यूरो। प्रश्न यही, क्या राहुल गांधी या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल, क्या ये सभी समर्थन करेंगे नीतीश कुमार के नाम का? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल आपको दूसरी बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कैच छोड़ने पर अर्शदीप सिंह को सोशल मीडिया में कुछ लोग जमकर ट्रोल कर रहे थे। उन्हें खालिस्तानी बताया गया। भारतीय खिलाड़ी ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अर्शदीप के समर्थन में उतर आए। विराट कोहली ने कहा कि प्रेशर मैच में ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। हरभजन सिंह और इरफान पठान ने भी समर्थन में ट्वीट किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब अर्शदीप की विकिपीडिया पेज पर एक घिनौना ट्विस्ट आया। भारत सरकार ने इसे लेकर एक सख्त रुख अपनाया है और इसे पाकिस्तान की साजिश करार दिया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसी ISPR ने रची थी अर्शदीप को खालिस्तानी बताने की साजिश। विस्तार से बताइए जितेंद्र, किस तरह से पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ? जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम जितेंद्र से फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यह गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसको चेक बैक किया। कहा यह भी जा रहा है कि राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजीव चंद्रशेखर ने तो विकिपीडिया के अधिकारियों को समन भी किया है और पूछा है कि बताया जाए कि आखिर कैसे एक भारतीय खिलाड़ी के नाम पर इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से हुई है। यानी कहां से खालिस्तानी शब्द आया, इसको बताया जाए, इसके बारे में डिटेल्स दी जाए और जो सेफ इंटरनेट की बात भारत करता है उसका उल्लंघन कैसे हुआ, कहां हुई विकिपीडिया से चूक, ये सारी बातें निकलकर सामने आए। तहकीकात में यह भी पता चला है और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादातर जो ट्वीट हुए शुरू में वो पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा से हुए। जितेंद्र, विस्तार से बताइए क्या क्या निकल कर आ रहा है पड़ताल में? देखिए गौरव, जिस तरीके से अर्शदीप को लेकर के एक तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया गया, इसके पीछे सूत्र बताती हैं भारतीय खुफिया एजेंसियां ये बता रही हैं कि टूल किट का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया और इसमें सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल वाले जो ट्वीट थे जिसमें खालिस्तानी वर्ड्स हैशटैग का इस्तेमाल करके इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई। ऐसे पहले कई बार हुआ है, चाहे वो CA का मामला रहा हो या फिर दूसरे किसान आंदोलन का मामला रहा हो, उस दौरान भी इस तरीके के पाकिस्तान की तरफ से टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं। अर्शदीप को लेकर के भी इसी तरीके की अफवाहें फैलाई गई। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं वो इन तमाम चीजों पर नजर रख रही, लेकिन जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस, जो इसके अलावा जो पाकिस्तान की दूसरी एजेंसियां ISI है, ये तमाम लोग मिल करके इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश किया, जिन्होंने फेक जो ट्विटर हैंडल है उनको क्रिएट किया और उसके जरिए इन लोगों ने इस तरीके से फेक जानकारी फैलाने की कोशिश की, जिस पर नजर एजेंसियां रखे हुई थी। और इस बात की जानकारी अब पता चली है कि इसमें सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल थे जो कि खालिस्तानी वाले सैकड़ों की संख्या में इस तरह के ट्विटर हैंडल, कुछ पाकिस्तान में, कुछ कनाडा में, कुछ अमेरिका में। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भारत में बैठे भी कुछ लोग पाकिस्तान और ISI की इस साजिश को आगे क्यों बढ़ा रहे थे? क्या भारत सरकार वहां पड़ताल करेगी या इस बार भी चुप रहेगी?